रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। This show is brought to you by National Center for Promotion of Employment for Disabled People. जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन एक बार फिर से आपका प्रोग्राम बदलता दौर में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते ही हैं, नेशनल सेंटर फॉर द प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ डिसेबल्ड पीपल के साथ हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें हम एनसीपी ईडीपी जावेद अबीदी फेलोज से आपको मिलवाते हैं। ये एक फेलोशिप है जिसमें लगभग 25 डिसेबल्ड को सिलेक्ट किया गया है और वो अलग अलग टॉपिक्स पर रिसर्च कर रहे हैं। इस रिसर्च के दूरगामी परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। आपको शोज के माध्यम से पता चल ही गया होगा कितनी इम्पोर्टेंट है और कितने ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तो इस रिसर्च के माध्यम से उनके बारे में हमें पता चल रहा है और साथ ही साथ उस क्षेत्र में क्या काम हो रहा है और क्या होना चाहिए उसके बारे में भी पता चल रहा है। आज हमारे साथ इस शो में अमित जी हैं, यूपी से हैं, फिजिकली डिसेबल्ड हैं और इनकी रिसर्च का टॉपिक है एक्सेसिबिलिटी इन इंटरमीडिएट स्कूल्स एंड हाई सेकेंडरी स्कूल। तो अमित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो उड़ान पे। बहुत बहुत धन्यवाद। और रेडियो उड़ान का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया अपनी बात रखने के लिए। अमित जी, अपने बारे में बताएं हमें सबसे पहले थोड़ा। तो मैं, जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम अमित है और मैं एक जावेद अबीदी फेलो के रूप में एटा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में अभी काम कर रहा हूँ एज अ फेलो के रूप में। और मुझे लोअर लिम्ब डिसेबिलिटी है, पोलियो है मुझे, और मैं एक एडवोकेट भी हूँ, रजिस्टर्ड लॉयर हूँ। तो कभी कभी मैं कोर्ट्स भी जाता हूँ, लेकिन न्यायालयों में भी एक्सेसिबिलिटी नहीं है। इस वजह से मैं उतना कोर्ट नियमित रूप से नहीं जा पाता हूँ। और विकलांगता के क्षेत्र में मैं नियमित रूप से कार्य कर रहा हूँ कई सालों से, और एटा में जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण जो समिति है, उस समिति का मैं सदस्य हूँ। ग्रेट। कैसे पता चला आपको इस फेलोशिप के बारे में और क्यों लगा कि आपको ये फेलोशिप करनी चाहिए? तो अगर फेलोशिप के बारे में बात करूं तो मैं बहुत पहले से विकलांगता के जो अधिकार होते हैं, विकलांगजनों के अधिकार, उनके लिए बहुत ही डीपली सोचता था और डिसेबिलिटी पर थोड़ा बहुत काम भी करता था। तो मुझे उस नेटवर्किंग के माध्यम से पता चला, फेसबुक के माध्यम से, कि एक फेलोशिप निकली हुई है। तो मुझे लगा इसे ज्वाइन करना चाहिए। और इस टॉपिक को चूज करने का एक कारण ये भी था, जैसे कि किसी भी ग्रामीण परिवेश में, क्योंकि एटा एक टीयर 2 सिटीज में आता है, यहाँ उतनी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती हैं। तो एक छात्र का जीवन, विकलांग छात्र का जीवन बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है। जब मैं अपने स्कूल जाता था तो मेरा जो क्लासरूम था वो पहली मंजिल पे हुआ करता था और टॉयलेट्स भी एक्सेसिबल नहीं थे। तो वहां मैंने जो चुनौतियों का सामना किया शिक्षा के टाइम पे, लेकिन मुझे भी उतना अवेयरनेस उस वक्त नहीं था कि मेरे कुछ अधिकार हैं और ये जो सारी चीजें हैं ये मुझे एक्सेसिबल मिलनी चाहिए। और इसकी जानकारी न होने के अभाव में मैं उन्हीं कठिनाइयों के साथ वो जो शैक्षणिक जीवन था मेरा, उसको मैं काट रहा था। जिसके बाद फॉर्चुनेटली मेरा एडमिशन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुआ, लॉ की शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो मेरी ग्रेजुएशन के दौरान वहां मुझे एहसास हुआ, वाइल स्टडीइंग लॉ, मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे भी कुछ अधिकार हैं और उन अधिकारों को मैंने जानने की कोशिश की। अब क्योंकि मैं वो जीवन जी के आया था तो मेरी और उत्सुकता बढ़ी उस चीज में। तो मैंने विद इन द यूनिवर्सिटी भी, जो मेरा हॉस्टल था और जो मेरे वहाँ पे फैकल्टी थी, लॉ फैकल्टी बोलते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा शुरू किया ये करना कि मैं आरटीआईज डाल देता था या डीन को लिख दिया, हॉस्टल के प्रोवोस्ट को लिख दिया कि भाई ये एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, खाना खाने जा रहे हैं तो डाइनिंग हॉल में डिसेबल्ड लोगों के लिए व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो वहां से वो मेरा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ और बाद में मेरा एडमिशन हुआ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में।
वहां जाके मुझे और बेहतर सुविधाएं मिली, और मुझे लगता है कि वो एक इंस्टीट्यूशन ऐसा था कि जहां मुझे सारी मूलभूत सुविधाएं, अगर मेरी डिसेबिलिटी है उसको देखते हुए मुझे दी गई। वहां दे प्रोवाइड मी एन इलेक्ट्रिक व्हील चेयर एज वेल, क्योंकि वहां खाना खुद से सर्व करना पड़ता था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आपको खाना आप बैठ जाएंगे, सर्व करने के लिए कोई आएगा, लेकिन वहां चूंकि हॉस्टल में खुद से सर्व करना था, होता था खाना, तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली ने मुझे एक इलेक्ट्रिक व्हील चेयर भी दी। तो मुझे रियलाइज हुआ कि विकलांगता के आधार पर वो सारी मूलभूत सुविधाएं उसको मिलनी चाहिए, और ये कितना इम्पोर्टेंट है। ग्रामीण परिवेश के एक विकलांग छात्र को ये सारी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, जो कि एक बेसिक इंस्टीट्यूशंस में भी होनी चाहिए। और वो ये सारी सुविधाएं तो बाद की बात आती है, लेकिन जो बहुत ही मूलभूत सुविधाएं हैं कि एक्सेसिबल टॉयलेट का होना, जो हम पानी पीने की सुविधा है, वो टैप वाटर पीने के लिए वो कहाँ पे लगा हुआ है, उसका हाइट, तो ये बहुत बेसिक सी सुविधाएं हैं, वो भी ग्रामीण क्षेत्र में नहीं मिलती हैं, या मैं कहूँ Tier 2 सिटीज लाइक एटा जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं मिलती हैं। तो मुझे लगा कि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर शिक्षा एक विकलांग व्यक्ति को मिल जाएगी तो मुझे लगता है कि वो अपने अधिकारों के लिए स्वयं खड़ा हो पाएगा। और जैसा कि आई थिंक अम्बेडकर जी ने कहा है कि जो शिक्षा शेरनी का दूध है, वो जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो मुझे लगता है विकलांगजन के लिए भी शिक्षा वही शेरनी का दूध है। अगर उसको वो मिलेगा तो मुझे नहीं लगता कि उसे किसी से कुछ मांगना पड़ेगा, बिकॉज इट इज देयर राइट, और वो उसको छीन सकता है। अगर वो विकलांग शिक्षित होगा तो उसे कहीं भी हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। इसी पे मैं वापस आता हूँ। आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में और बहुत ही उचित वे में इसको पेश किया है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी आपने कहा कि आपका जो कोर्ट है वहां भी एक्सेसिबिलिटी नहीं है और आप एडवोकेट भी हैं। एक जीवन वो था जो आपने जी लिया है स्टूडेंट का, एक जीवन अब है जहां आपको अपना रोजगार तलाश करना है, इंडिपेंडेंट होना है। तो आपने कोर्ट्स की एक्सेसिबिलिटी के ऊपर ना चुन के स्कूल्स की एक्सेसिबिलिटी को क्यों चुना? जी, आपका ये क्वेश्चन जो है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन किया आपने कि कोर्ट्स का एक्सेसिबिलिटी को ना चुन के। एक्चुअली मुझे, जब मैं शिक्षा प्राप्त कर रहा था, तो मुझे वो सारे चैलेंजेस थोड़े से ज्यादा ऐसे डिफिकल्ट लगे, क्योंकि जब एक बच्चा होता है, उसको उसके पेरेंट्स को नहीं पता होता है और उसके घर वालों को भी नहीं पता होता है कि उसके कुछ राइट्स हैं। वो स्कूल जा रहा है, उसको नहीं पता है कि उसके कुछ राइट्स हैं। आफ्टर हैविंग देयर एजुकेशन वो इतना सशक्त हो जाता है कि वो समझ जाता है। अभी अगर मैं जैसे कि आपने कहा कि कोर्ट्स की एक्सेसिबिलिटी को नहीं चुना, मुझे लगा कि विकलांग बच्चे के जो प्रारंभिक शिक्षा है उसको प्राप्त करना पहले इनिशियल स्टेज पे ज्यादा जरूरी है। अगर विकलांग बच्चे को वो शिक्षा मिल जाएगी तो उसके लिए वो जो आगे की चुनौती है, जो उसके शारीरिक जीवन को यापन करने के लिए जो उसकी इनकम का जो एक चुनौती है, वो उसको एटलीस्ट बेहतर तरीके से प्राप्त कर सकता है। लाइक मैं एज अ रजिस्टर्ड लॉयर रजिस्टर्ड हूँ, बट साथ ही साथ मैं कई सारे जो एग्जामिनेशंस हैं, मैं लॉ ऑफिसर का पोस्ट है उसके लिए भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। जुडिशियल सर्विसेज के लिए भी थोड़ा थोड़ा मैं कभी कभी सोचता हूँ, लेकिन मेरा उधर इंटरेस्ट ज्यादा नहीं जाता है। बट बिकॉज आई नो माई राइट्स, मैं अपना विजुअल कॉन्फ्रेंसिंग के भी जरिए, अगर मुझे जैसे कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन देना है, आई कैन राइट टू द लॉयर बिकॉज ऑफ दिस इनएक्सेसिबिलिटी। आई वांट टू रिप्रेजेंट माय केस थ्रू द वर्चुअली, मैं जो अपना केस है वो प्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो एटलीस्ट वो सारी बातें मुझे पता तो चली कि हाँ भाई, अधिकार के साथ मैं ये कर सकता हूँ ये काम। और उसके साथ ही साथ अगर मैं जिस सीनियर लॉयर के साथ हूँ, अगर तो वो मैं उस सीनियर लॉयर के चैम्बर में हूँ, तो वो मेरे लिए वो सुविधाएं करेगा, बिकॉज मैं वहां कह सकता हूँ क्योंकि मेरा डिसेबिलिटी है पोलियो का, और मैं आपके चैम्बर तक आने के लिए अगर 2 स्टेयर्स हैं तो मुझे आप रैंप बनवा के दीजिए। तो अगर वो बेसिक एजुकेशन में मुझे वो नॉलेज नहीं प्राप्त होगा, मैं शिक्षित नहीं हो पाऊंगा, तो शायद मैं अपने सीनियर को नहीं बोल पाऊंगा कि भाई दिस इज माय राइट। तो मुझे लगता है कि वो जो मूलभूत
लेवल पे, जो बेसिक लेवल पे जो एम्पावरमेंट मुझे मिलेगा, तो आगे मैं बाकी चीजें भी कर सकता हूँ। तो मुझे वो भी एक नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि जो न्याय है वहां तक विकलांगजनों की पहुंच कितनी है। तो बट अभी मेरे को लगा कि शायद, चूंकि मैं यहाँ एटा में रह रहा हूँ, मुझे विकलांगजनों की जो परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए कई बार बहुत एम्पैथी वाली फीलिंग आती है कि मैं भी ये सफर कर रहा था और आगे भी विकलांगजन ये सफर कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि ये इसकी जरूरत अभी ज्यादा है, नो डाउट उसकी भी जरूरत है, लेकिन पहले इसको पूरा करते हैं और उस पर भी काम किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और थोड़ा बहुत हम करते भी रहते हैं, मैं कुछ आरटीआईज वगैरह डालता रहता हूँ कोर्ट्स के ऊपर। तो कुल मिला के अपने अपनी पर्सनल प्रायोरिटीज को पीछे रखते हुए लार्जर कम्युनिटी के लिए सोचा है कि पहले स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज का एक बड़ा कोर्स है एजुकेशन, इसके ऊपर काम होना चाहिए। जी, आप कह सकते हैं ऐसा, मुझे भी लगता है। तो बताएं कुछ अपनी स्टडी के बारे में, हमें क्या निकल के आया है आपकी अभी तक की रिसर्च में, क्या है वहाँ एटा में स्कूल्स का हाल? तो अगर एटा में स्कूल्स के हाल की बात करें तो एटा में अगर हम विकलांग बच्चों की बात करें तो इनका समर्थ पोर्टल रहता है जो कि प्राइमरी लेवल पे रहता है। तो मुझे एक चीज समझ में आती है कि प्राइमरी लेवल पे ही बच्चे को वो जो एजुकेशन है वो नहीं मिल पाता है, तो उसमें आगे भी चल के प्रॉब्लम्स आती हैं। आप नंबर अगर देखेंगे तो इस जो विकलांगजन हैं जो उच्च माध्यमिक या फिर जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक पहुंचते हैं, तो विकलांगों का एक नंबर जाते जाते बहुत कम रह जाता है। उसका एक बहुत बड़ा कारण एक ये भी रहता है कि विकलांगजनों को जब विकलांगजन क्लास 5th और 6th तक पहुंचता है, अगर खासकर इन केस ऑफ अ गर्ल विद डिसेबिलिटी, तो उसके लिए वहां पे मूलभूत सुविधाएं नहीं होती हैं। विकलांग बच्चे को पढ़ाई, स्कूल में जाने के में पढ़ाई के साथ साथ और भी उसे वॉशरूम भी जाना होता है। तो एक्सेसिबल टॉयलेट्स का ना होना एक बहुत बड़ा कारण है कि जो विकलांग बच्चे हैं वो शिक्षा को छोड़ देते हैं। मेरा एक केस स्टडी था जिसमें मैं एक विकलांग बच्ची के घर पे मैंने विजिट किया। तो उनके माता पिता ने बताया कि वो कभी स्कूल गई ही नहीं। तो मेरा उनसे पूछना था कि क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि इसको वॉशरूम जाने के लिए हमारा मदद लगता है। तो मैंने कहा स्कूल में भी तो कोई हो सकता है जो मदद कर सकता है, या कई बार स्कूलों में कोई जो हेल्प होती है बच्चों के लिए वो पॉसिबल है। तो उनका कहना था कि जो विकलांग बच्ची है अब वो बड़ी हो गई है, तो वो अगर स्कूल में जाएगी तो एक तो उनको वो उस चीज पे बिलीव नहीं आता है, दूसरा एक ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा इशू रहता है। वो कहते हैं हम इसको कैसे छोड़ के जाएं, उनके घर में इनकम का कोई सोर्स नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण मुझे एक टॉयलेट लगता है कि जैसे जैसे विकलांग बच्चा, और मोस्टली आप देखेंगे नंबर्स तो 5th और 6th क्लास तक आते आते, क्योंकि तब तक बच्चा एक थोड़ा ग्रोन अप स्टेज में आ जाता है और वहां से फिर वो स्कूल उसका छोड़ दिया जाता है। पेरेंट्स उतने सेंसिटाइज नहीं है और उतने अवेयर भी नहीं है कि शिक्षा कितनी इम्पोर्टेंट है। और जहाँ पे विकलांग बच्चे के माता पिता थोड़े सेंसिटाइज हैं भी, तो उनके पास इनकम के सोर्सेज नहीं है। देयर इज अ स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी जिसको सेरेब्रल पाल्सी है, जिसके पिता यहाँ पे व्यवसाय करते हैं, एक बड़ी सी दुकान चलाते हैं। तो उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल का भी ये कहना है कि भाई वॉशरूम वाला हेल्प हालांकि वहां पे भी रहता है, और हमारा अधिनियम कहता है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट कि अगर कोई बच्चे को स्पेसिफिकली कुछ जरूरत है तो विकलांग बच्चे की मूल सुविधा के अनुसार आप वहां पे कुछ चेंजेस करेंगे उसको एनवायरनमेंट को एक्सेसिबल बनाने के लिए, लेकिन वो नहीं करते हैं। तो उन्होंने वो अपना एक पर्सन भेजते हैं, जब भी स्कूल से फोन आएगा वो टॉयलेट करवाने के लिए अपना एक पर्सन भेजेंगे जो उनकी हेल्प करेगा, वो वहां टॉयलेट करवा के आएगा बच्चे को। तो चूंकि वो कर सकते हैं तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में वो कर रहे हैं, लेकिन जिसके पास उतना इनकम का रिसोर्स नहीं है, जो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा है, तो उसके लिए वो आज भी एक चुनौती है।
और माइट भी कई बार वो थोड़े से अवेयर हैं, तो वो इन चीजों के को ये कर रहे हैं। एक और केस स्टडी में मैंने पाया कि एक बच्ची है जिसके पिता रिक्शा चलाते हैं। तो जब मैं उनसे बात करने के लिए गया तो उन्होंने कहा कि एक स्कूल ने, जैसे कि आरटी राइट टू एजुकेशन बिल्कुल इंश्योर करता है कि भाई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए एडमिशन में भी, बट और इतना टाइम हो चुका है इन सारी चीजों को, लेकिन आज भी स्कूल और खासकर प्राइवेट स्कूल मना कर देते हैं बिकॉज ऑफ डिसेबिलिटी, क्योंकि उनको वो ना बर्डन लगता है, उनको टेंशन लगती है कि इस बच्चे को हम रखेंगे तो हमारे ऊपर, वो उसको एक लाइबिलिटी समझते हैं और उनको सपोर्ट करने की बजाय उनके अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं। तो उस बच्ची को एडमिशन नहीं दिया तो उनको मजबूरन थोड़ा दूर के, जो घर के पास वाला स्कूल था उसमें एडमिशन दिया नहीं उन्होंने, तो उनको घर के दूर जाना पड़ा। लेकिन उस बच्ची को भी क्योंकि वॉशरूम जाना होता था, तो फिर उसकी मदर को, जो घर पे सिलाई का काम करती हैं, वो उसको जब भी फोन आता है तो उसको वॉशरूम या उसके लिए जाना पड़ता है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो मूलभूत सुविधाएं हैं विकलांग बच्चों के लिए, वो आज तक विकलांग बच्चों को नहीं दी जा रही। आरपीडब्ल्यूडी के आने के बाद भी आरटीई में इतना सारा कुछ हुआ है, बेसिक राइट्स की बात की गई है, लेकिन उस पे जो इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज है उस पे बिल्कुल भी जोर नहीं दिया जा रहा। आप देखेंगे कि ये जो सुगम्य भारत अभियान जो चला, इसमें इन्होंने बात किया कि ये पब्लिक प्लेसेस को एक्सेसिबल बनाएंगे, जो स्टेशंस हैं, बस स्टैंड्स हैं, इनको एक्सेसिबल बनाएंगे। इसके साथ ही साथ उसमें स्कूल भी ऐड किए गए हैं कि विकलांग बच्चों के लिए स्कूलों को सुगम्य बनाया जाएगा। लेकिन उसकी वास्तविकता ये है कि उसका गाइडलाइन को उन्हें एक्सटेंड करना पड़ रहा है, और जो भी वो चुनाव कर रहे हैं स्कूलों का या ऐसे विकलांग बच्चों के लिए हेल्प करने के लिए स्कूलों को सुगम बनाने का, तो वो स्कूल का भी नंबर बहुत कम है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में देयर आर सम स्कूल्स, या मेट्रो सिटीज होती हैं, उन्हीं सिटीज के कुछ स्कूलों को चयन हो पाता है क्योंकि उनके यहाँ लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो ये भी एक कारण है कि जो टीयर 2 या टीयर 3 सिटीज लाइक एटा और जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया के, तो वहां तक शिक्षा नहीं पहुंच पाती है। अगर एक शिक्षा विभाग का एक पोर्टल निकला था कुछ दिनों पहले, मतलब उसमें उन्होंने कहा कि जो पूरे भारत के टॉप 50 एजुकेशनली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं, तो एटा उनमें से एक डिस्ट्रिक्ट है, और उसमें सबसे ज्यादा स्कूल्स उत्तर प्रदेश के आते हैं जो एजुकेशनली बैकवर्ड हैं। तो जब नॉर्मल बच्चों के लिए ये हाल है कि जिस बच्चे को विकलांगता नहीं है, तब भी वो विकलांग ना होने के बावजूद वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि विकलांग बच्चों के लिए क्या हाल होगा स्कूलों में पढ़ाई के लिए। जी, तो कुछ सर्वे बेस्ड फाइंडिंग्स है आपकी, जिसमें आपने कोई सर्वे किया, या कुछ आरटीआईज के बारे में आप हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहें जो आपने अपनी स्टडी के दौरान डाली? जी, तो मैंने जो सर्वे किए हैं उसमें कुछ तो केस स्टडीज किए हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया। उसमें मैंने कुछ क्वेश्चनायर्स भी दिए, लगभग 70 लोगों का, जिसमें कुछ विकलांग बच्चों के माता पिता, स्पेशल एजुकेटर्स या स्कूल मैनेजमेंट में जो स्कूल को रन करने के लिए जो टीचर्स होते हैं, तो उनके साथ जो मैंने सर्वे किया है, तो उसमें जब मैंने बात किया तो उसमें से 70% लोग ऐसे हैं जिनको यही नहीं मालूम कि ये सुगम्यता क्या होता है, कि एक्सेसिबिलिटी क्या है। उनको इसके पीछे एक कारण उनके माता पिता की शिक्षा में कमी भी मैं मान सकता हूँ। स्कूल्स में जो मैंने टीचर्स से बात किया है, सर्वे किया है, उसमें 80% टीचर्स ऐसे हैं जिनको आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में जानकारी नहीं है। उनको नहीं पता कि विकलांग बच्चों के कुछ शैक्षणिक अधिकार भी होते हैं, और खासकर प्राइवेट स्कूल्स में। प्राइमरी स्कूल्स की जब मैं बात करता हूं तो वहां पे चूंकि अभी रिसेंटली थोड़े से डेवलपमेंट होना शुरू हुए हैं, गवर्नमेंट्स ने बोला है कि भाई आप एक्सेसिबल टॉयलेट्स बनाएंगे,
तो उनको थोड़ी थोड़ी जानकारी है, लेकिन उनके लिए केवल वो रैंप और टॉयलेट, ये दो चीजें उनको पता चलता है। तो आप देखिए कि मतलब 70% लोगों को जब यही पता नहीं होगा कि विकलांग बच्चों के लिए रैंप या टॉयलेट के अलावा भी उसके शैक्षणिक अधिकार हो सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं। और जब उनको उनकी उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, उनके लिए रैंप भी कैसे बने हैं इन स्कूलों में, वो मैं एक जरूर पहलू बताना चाहूंगा कि रैंप जब भी बनाए जाते हैं, वो मैंने ये पाया अपनी फाइंडिंग्स में कि रैंप का जो, अगर रैंप कोई टूट गया, साइड से कुछ हो गया या उसका रेलिंग टूट गया, तो वो रेलिंग उस ड्यूरेशन में जब विकलांग बच्चे उस स्कूल में जा रहे हैं उस टाइम सही नहीं हो रहा है। रेलिंग, वो रैंप का कंस्ट्रक्शन या वो रेलिंग या जो भी उसमें सही होना है वो होता है इलेक्शन के टाइम पे, क्योंकि इलेक्शन के जो वोट पड़ते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि उधर वोटिंग राइट्स में भी एक्सेसिबिलिटी की बात चूंकि होने लगी है, जावेद साहब का ही जो पीआईएल था सुप्रीम कोर्ट में, उसके थ्रू ये आया कि भाई वोटिंग जो प्लेसेस हैं वो एक्सेसिबल होने चाहिए। तो आप देखिए उनके लिए वोटिंग इंपॉर्टेंट है, तो उस टाइम वो रैंप सही मिलेगा आपको जहां पे रैंप अवेलेबल है, या फिर वहां पे टेम्परेरी रैंप की व्यवस्था होगी, मतलब वो बोर्ड से जो रैंप बना देते हैं टेम्परेरीली, वो भी आपको मिलेगी। लेकिन जब बच्चा स्कूल जा रहा है उनके लिए वो एजुकेशन के टाइम पे वो रैंप होना चाहिए, दैट इज नॉट अ प्रायोरिटी। और साथ ही साथ मैं बात करता हूं कि क्या रैंप, और रैंप ही केवल ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी वाली बात ही थोड़ी है, और भी कई प्रकार की क्रॉस डिसेबिलिटी की जो हम बात करते हैं, तो केवल ऐसा थोड़ी है कि ऑर्थोपेडिक ही विकलांग पढ़ने के लिए जाता है। देयर आर स्टूडेंट्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट, जिनको, देयर आर स्टूडेंट्स विद हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो स्कूल में आप कहीं भी साइन बोर्ड नहीं देखेंगे। तो और मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ बताना चाहूंगा कि मैंने एक न्यूज देखा टाइम्स ऑफ इंडिया का, तो जिसमें लिखा था अराउंड 70% ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स अक्रॉस कंट्री मेड डिसेबल्ड फ्रेंडली, मिनिस्ट्री डेटा, ये जून 7 2022 का है। तो आप देखिए कि एक तो ये सारी चीजें हैं नहीं, और किस तरह से ये जो न्यूज़पेपर्स हैं या न्यूज चैनल्स हैं, ये कैसे एक भ्रम क्रिएट करते हैं। वो लिख रहे हैं अराउंड 70% ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स अक्रॉस कंट्री मेड डिसेबल्ड फ्रेंडली। व्हाट डज इट मीन कि 70% स्कूल्स जो हैं वो डिसेबल लोगों के लिए सुगम्य हो चुके हैं। लेकिन जब आप इसमें डीप जाते हैं तब आपको पता चलता है कि दे आर टॉकिंग अबाउट ओनली एज पर टू रैंप और एक्सेसिबल टॉयलेट। तो क्या एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन को रैंप की जरूरत होती है? क्या वहां पे टेक्टाइल्स फ्लोरिंग है? क्या हियरिंग इम्पेयर्ड लोगों के लिए वहां पे प्रॉपर साइन लगे हुए हैं? तो इसकी बात नहीं होती है। क्रॉस डिसेबिलिटी या सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चे को अगर वहां पे जरूरत पड़ेगी, क्या वहां पे लिफ्ट्स लगी हुई हैं? किसी भी विद्यालय में आपको लिफ्ट नहीं मिलेंगी। मैं अपने एटा की अगर बात करूं, जो सरकारी माध्यमिक के जो स्कूल हैं, एटा में एक भी मेरे को ऐसा माध्यमिक विद्यालय नहीं मिला जहां पे एक्सेसिबल टॉयलेट हो, डेडिकेटेडली एक्सक्लूसिवली फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी। तो हम समझ सकते हैं बेहतर तरीके से कि क्या हाल है। और ऐसा नहीं है कि चीजें नहीं है। एक गाइडलाइन जो यूनेस्को और सुगम्य भारत अभियान के तत्वाधान में बनाई गई, मेकिंग स्कूल एक्सेसिबल फॉर डिसेबल्ड स्टूडेंट्स, 2016 में ये गाइडलाइंस आई आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के पास होने के साथ ही, इसके जस्ट बाद। तो इन गाइडलाइंस में प्रॉपर चेकलिस्ट दिया गया है कि भाई स्कूल को एक्सेसिबल बनाने के लिए एंट्री और एग्जिट पे क्या चेंजेस होने चाहिए, रैंप्स का हाइट क्या होना चाहिए, यूनिवर्सल डिजाइन वाले रैंप्स, स्कूलों में रैंप्स हैं, रैंप्स का नाम कर दिया जाता है, लेकिन हर स्कूल में वो मैंडेटरी फॉलो नहीं किया जाता है। बेसिक स्कूल्स में अभी खासकर थोड़ा सा वो चेंजेस आए हैं, उस तरह का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। लेकिन क्या प्राइवेट स्कूल्स में ये नहीं होना चाहिए? क्या वो 2016 वाला जो अधिनियम है, क्या वो स्कूल एज एन इंस्टीट्यूशन, जो भी स्कूल्स, और खासकर जो स्कूल्स गवर्नमेंट एड पे चल रहे हैं, उनको, उनमें भी वो सारी सुविधाएं नहीं है। स्टेयर्स की बात करते हैं, स्टेयर्स की चौड़ाई की बात होती है, जो डोर्स हैं क्लासरूम्स के,
वो उतने चौड़े हैं कि नहीं कि विकलांग बच्चा आसानी से निकल जा सके। जो पानी की जो मूलभूत सुविधा है, जो बहुत ही बेसिक ह्यूमन राइट है, वो टैप वाटर का जो टैप लगा है वो कितनी ऊंचाई पे लगा है, ये सारी सुविधाएं उन गाइडलाइंस में दी गई हैं। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन, जब कार्यान्वयन की हम बात करते हैं तो उसका इम्प्लीमेंटेशन हमको नहीं दिखता है। बिल्कुल। तो आपने 70% की बात की जब डीप स्टडी में गए, कि वो रैंप की बात कर रहे थे, एक्सेसिबल टॉयलेट की बात कर रहे थे, लेकिन अगर हम सीरियसली वो सर्वे भी करेंगे तो 70% बहुत बड़ा नंबर है, वो भी नहीं निकल के आएगा। जी जी जी। तो ये क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस से ज्यादा मुझे लगता है कि प्रायोरिटी नहीं है किसी भी वर्ग की, चाहे वो शिक्षित हो चाहे अशिक्षित हो, चाहे वो मीडिया में हो, किसी की प्रायोरिटी नहीं है कि डिसेबिलिटी के बारे में स्टडी किया जाए, उसको समझा जाए। और इसका एक बड़ा कारण ये भी है, जब हम स्कूलों की बात ही कर रहे हैं, क्योंकि डिसेबिलिटी एजुकेशन करिकुलम का हिस्सा नहीं है, तो जो पढ़े लिखे हैं उनको भी इसके बारे में पता नहीं और जानना भी नहीं चाहते। इसको एक सहानुभूति की तरह से ही लोग लेना चाहते, एक चैरिटी मॉडल के थ्रू कि हाँ यार ये है, ये होना चाहिए होना चाहिए, लेकिन जिसको करना है जब वही सीट पे आते हैं तो नहीं करते हैं। तो बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने रखे इस पे। अब हमें बताएं कि आपकी रिकमेंडेशंस क्या हैं। तो अगर मैं रिकमेंडेशंस की बात करूं तो मुझे लगता है कि जैसे कि जस्ट अभी आपने भी कहा कि मतलब हालांकि वो कि जो अवेयरनेस है उसकी कमी है ना, और अवेयरनेस के साथ साथ मुझे लगता है कि वो उनको वो जानकारी ही नहीं है कि ये हमारे लिए राइट, ये हमारा अधिकार है ना। विकलांग बच्चों के जब पेरेंट्स में बात कर रहा हूँ, जब मैं कहता हूँ उनसे कि आपने क्या स्कूल में कहा कि मेरे बच्चे के लिए ये सुविधा होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा हम कैसे कह देंगे स्कूल से। और मतलब वो इस सिचुएशन में आ जाते हैं कि नहीं, और अगर स्कूल कहीं सुविधाएं दे भी रहा है थोड़ी बहुत, अगर कोई प्राइवेट स्कूल अगर विकलांग बच्चे के लिए वो अगर प्राइवेटाइजेशन कर दे रहा है कि आप अपने बच्चे को पहले थोड़ा छुट्टी होने से पहले लेके जा सकते हैं, तो वो इतने उस स्कूल के एहसान में दबे हुए हैं कि अगर वो स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन विकलांग बच्चे के मूलभूत अधिकारों से खेल भी रहा है तो वो समझते हैं अरे नहीं साहब, ये तो मतलब वो उनका पाप हो गया कि उनका बच्चा विकलांग है ना। तो इस तरह का है। तो मुझे लगता है कि जो अवेयरनेस है दैट इज वेरी मस्ट, और खासकर अधिकारों की अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में ही नहीं जानते हैं लोग। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि ये जो गाइडलाइंस हैं, जो सुगम्य भारत अभियान, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, इन चीजों पे नियमित जागरूकता होनी चाहिए और इन मुद्दों पर सरकार को क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण देना चाहिए माता पिताओं को, विकलांग बच्चों को और समाज में दूसरे रहने वाले लोगों को, कि इस तरह के कार्यक्रमों के थ्रू उनका वो जो दबे हुए हैं है ना, उनको ये बताना चाहिए, उनकी क्षमता का संवर्धन करना चाहिए। तो दिस इज वन ऑफ माय रिकमेंडेशन। और एक और मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि जो जिला स्तरीय कमेटी है, एक्सपर्ट कमेटी, जैसे मैंने खुद भी बताया कि मैं जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण जो समिति है उसका मेंबर हूँ, लेकिन उस कमेटी का मीटिंग जो होता है उसमें एक तो उस कमेटी 3 महीने में एक बार वो मीटिंग होती है। दूसरा, वो मीटिंग तब होती है कि जब कोई जो अधिकारी है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जिला विकलांग दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, अगर वो थोड़ा सा कंसर्न है सारी चीजों के प्रति तो वो कंटिन्यूटी में होगा, उस पर बात होगी। लेकिन अगर कोई ऐसा जिलाधिकारी जिले में आ जाता है जिसको जो वही आपने बोला ना, जो केवल चैरिटी मॉडल के हिसाब से देखता है कि ठीक है इनका कर दो खत्म, जो राइट बेस्ड अप्रोच की तरह से सोचता ही नहीं है, तो इस तरह की कमिटियों की मीटिंग ही नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि अलग से एक शिक्षा के लिए डेडिकेटेड एक कमेटी का गठन होना चाहिए, और जो स्कूलों में जाके प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट स्कूल्स, इन दोनों स्कूलों में जाके जो एक्सेस ऑडिट है वो ऑडिट करें, जिला स्तर पर करेंगे। जिले में जो उनकी जो बात है वो जो लिमिटेशंस भी होती हैं, मैं कहता हूं कभी कभी स्कूलों की, लेकिन उन लिमिटेशंस को, आई एम नॉट सेइंग कि भाई मैंडेटरीली एकदम से आप उनके ऊपर बर्डन क्रिएट कर दीजिए, बट उनकी जो लिमिटेशंस हैं उनको जानते हुए
क्या उसमें परिवर्तन किए जा सकते हैं। तो जिला स्तर पर एक फोकस गाइडलाइन तैयार होनी चाहिए और उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर करेंगे तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा इफेक्टफुल हो सकता है। एक फंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है कि जो फंड है उसकी स्पष्टता नहीं है। स्कूलों को कभी भी, मेरे जो जितना मैंने अभी तक रिसर्च किया उसमें मैंने नहीं पाया कि स्कूलों को अलग से एक ऐसा फंड दिया गया हो कि आप अपने स्कूल को विकलांग बच्चों की, अक्रॉस डिसेबिलिटी बात कर रहा हूं मैं, उनकी सुविधा के अनुसार उसको उसमें बदलाव कर लीजिए। तो इस तरह से कोई भी फंड स्कूलों को नहीं दिया गया। अगर ये जो जो विकलांग बच्चों के लिए शौचालय बन रहे हैं, जो डेडिकेटेड एक्सेसिबल टॉयलेट्स बन रहे हैं या रैंप बन रहा है, क्योंकि यहीं तक सीमित है उनका जो जो स्कूलों को सुगम्य बनाने का जो वो है, वो इधर तक ही सीमित है। लेकिन ये भी जो हो रहा है ये अलग अलग स्कीमों के तहत हो रहा है। 2015 में एक स्कीम आई थी, मिशन कायाकल्प, भारत सरकार की ये स्कीम थी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड उसका था। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये स्कीम 2019 से शुरुआत हुई जिसकी, और इस मिशन कायाकल्प के थ्रू ही टॉयलेट बन रहे हैं। तो इनका काम डेडिकेटेड स्कूलों में एक्सेसिबल टॉयलेट बनाना ही नहीं है। इनका ये इस स्कीम का पूरा प्रोजेक्ट है कि भाई जो सैनिटेशन का काम है हॉस्पिटल्स में, अलग अलग प्लेसेस पे। तो इसमें क्या होता है कि वो जो चीज विकलांगों के लिए डेडिकेटेड है वो कहीं पीछे रह जाती है। तो मुझे लगता है कि एक अलग से फंड का एलोकेशन होना चाहिए स्कूल वाइज या जिला स्तर पे कि भाई ये फंड जो है हर साल विकलांग बच्चों की सुगम्यता के लिए खर्च होगा। अब कैसे उस स्कूलों को सुगम बनाना है वो आप देखिए। तो जो फंड की अस्पष्टता है उसमें स्पष्टता आनी चाहिए और डेडिकेटेड फंड बनना चाहिए। और उसमें भी मुझे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम समझ आता है। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, जो सेंटर फॉर बजट का एक जो इंस्टीट्यूशन है, तो उनका एक आर्टिकल है इंक्लूसिविटी इन स्कूल एजुकेशन एंड द बजट। तो प्रोविता कुंदू जी हैं जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा। तो उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि बजट का जो एलोकेशन है वो ही क्लियर नहीं हो पाता, और प्रॉपर हमें कितना बजट चाहिए सरकारों से विकलांग बच्चों की स्कूली शिक्षा को सुगम्य बनाने के लिए, उसमें भी प्रॉब्लम्स हैं। और वो प्रॉब्लम्स आते हैं एक्चुअली नंबर्स से। जब तक हमारे पास डेडिकेटेड नंबर्स नहीं होंगे कि कितने विकलांगजन एक्चुअली हैं, तो उन्होंने ये क्लियर बताया कि सेंसस 2011 है वो एक अलग नंबर देता है उत्तर प्रदेश में, और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट उसका नंबर अलग है। यूडाइस जो पोर्टल है जो पूरे का पूरा वो चीजों को कि भाई कहाँ कितनी सुगमता है उसके हिसाब से जो नंबर है वो अलग है। सर्व शिक्षा अभियान का डेटा वो अलग नंबर दिखाता है। और इन नंबर्स में अंतर 1-1, 2-2 लाख, 4-4 लाख का है। अब आप समझिए कि जब तक हमारे पास एक्चुअल नंबर ऑफ डिसेबल्स नहीं होगा तो हम कहाँ से देख पाएंगे कि कितने बच्चे हैं और उनके लिए कितना फंड जो है वो सफिशिएंट होगा उन बच्चों के लिए शिक्षा के लिए मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हम इनिशियल स्टेज पे ही जो कमियां हैं वो आगे चल के बड़ी होती जाती हैं। तो फंड इज ऑल्सो अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग। जो सुगम्यता की डेटा में रिपोर्टिंग जो होती है उसके विभिन्न पहलुओं में मुझे कमी दिखाई देती है। जैसे यूडाइस का जो डेटा है वो बताता है कि मतलब आप उस पर देख सकते हैं, वो उसमें जैसे टिक मार्क की तरह से रहता है कि भाई इतने स्कूल्स हैं, इतने नंबर ऑफ स्कूल्स हैं। तो अगर आपने, या फिर इतने नंबर ऑफ टॉयलेट्स हैं, इस स्कूल में टॉयलेट है या नहीं आपको बस टिक करना है। लेकिन क्या उस एक्सेसिबल टॉयलेट में क्या रनिंग टैप वाटर की व्यवस्था है? मैंने आरटीआई भी डाला था और मैंने कई जगह ऐसे स्कूल्स भी देखे जिसमें एक्सेसिबल टॉयलेट तो है लेकिन वहां पानी नहीं है, उसमें पानी नहीं आ रहा है। तो आप ये बात बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि जो विकलांग बच्चा या बच्ची है वो जब उसमें टॉयलेट में पानी ही नहीं आ रहा तो वो कैसे उसको यूज करेगा। जैसे एक पहले आरबीआई ने गाइडलाइन निकाला था कि हर बैंक में जो है रैंप होगा। तो एटा का ही मैं उदाहरण दूंगा, एक हमारे पड़ोस में एक बैंक था तो उसने बिल्कुल स्टर्डी रैंप बना दिया, बिल्कुल खड़ा, क्योंकि उन्हें बस बताना है कि हाँ हमारे यहाँ रैंप है।
लेकिन क्या वो यूनिवर्सल डिजाइन के अनुसार बना, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। और जब विकलांग बच्चियों की हम बात करते हैं तो एक्सेसिबल टॉयलेट इज अ मस्ट थिंग। और इसके साथ साथ स्कूलों में एक आप देखिए कि जब एक विकलांग बच्ची बड़ी होती है, इस पे कोई भी बात नहीं करता है। आई वॉज टॉकिंग विद वन ऑफ माई को फेलो एंड जिससे बात करने के साथ साथ ये चीज मेरे सामने आई कि एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है 12 से 13 साल की उम्र में लड़कियों में। क्या स्कूलों में वो शिक्षा दी जाती है? एडल्ट एजुकेशन की बात करता है हमारा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। तो जब तक वो नहीं होगा और उसके लिए प्रॉपर किट्स स्कूलों में अवेलेबल नहीं है, एंड आई थिंक दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन एक्सेसिबिलिटी कि भाई इफ शी वेंट टू समथिंग, उसको कुछ प्रॉब्लम होता है या उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ जाता है, तो क्या स्कूलों में वो सैनिटरी पैड्स या वो सारी किट्स अवेलेबल हैं? मैंने अपने एटा में किसी भी स्कूल में अभी तक ये नहीं देखा। और मुझे लगता है कि इसके लिए बिल्कुल हर स्कूल में इस तरह की चीजें होनी चाहिए। माता पिता का स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में होना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि मैंडेटरीली विकलांग अगर कोई बच्चा किसी भी स्कूल में पढ़ रहा है तो ये मैंडेटरी होना चाहिए कि उस विकलांग बच्चे के माता पिता उस स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर हों। ये मैंडेटरी करना चाहिए। और जो लॉज हैं और जो कानून और दिशा निर्देश जो भी हैं गवर्नमेंट के, जो मेकिंग स्कूल एक्सेसिबल, जो यूनेस्को और एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन के सौजन्य से जो गाइडलाइन हैं, उनका जल्द से जल्द इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। तो दीज विल बी माय रिकमेंडेशंस। और इसके साथ ही मैं कुछ लाइन बोलना चाहूंगा कि मतलब ये सारी चीजें देख के, ये सारी चीजें करते हुए बहुत फ्रस्ट्रेशन भी आता है। कई बार हम जो शिक्षा से रिलेटेड संबंधित जो अधिकारी होते हैं, कई बार कई बच्चों के पेरेंट्स हमें अलाउ ही नहीं करते हैं। वो कहते हैं भाई तुम आ कैसे के बात करने के लिए, या अगर हम स्कूल में जाके बात कर लिए और बच्चे ने शेयर किया तो अपनी रिसर्च के दौरान मुझे ये भी झेलना पड़ा कि उन्होंने कहा कि भाई आपने कैसे बात की हमारे बच्चे से, है ना। तो इस सब को देखते हुए कुछ फ्रस्ट्रेशन भी आता है। लेकिन मुझे लगता है कि इन दो लाइनों के साथ मैं अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है उसे खत्म करूंगा कि हारेंगे नहीं दोस्त, 1000 बार टूटेंगे लेकिन फिर से जी उठेंगे। हारेंगे नहीं दोस्त, 1000 बार टूटेंगे लेकिन फिर से जी उठेंगे। इस ना उम्मीदी भरी दुनिया में हम उम्मीद की लौ को जिंदा रखेंगे। दिखाएंगे इस दुनिया को कि देख जिद्दी लोग फिर से आ गए हैं। देख ए दुनिया हम जिद्दी लोग फिर से जमाने में छा गए हैं। हारेंगे नहीं दोस्त, हारेंगे नहीं। और जब तक पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो दिस वाज द लाइन फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर दीज इंसाइटफुल व्यूज। ये बताएं अब कि एनसीपीडीपी जावेद विधि फेलोशिप जैसी फेलोशिप कितनी इम्पोर्टेंट है, और जब हम रिसर्च करते हैं तो उसके दूरगामी परिणाम कैसे आएंगे? रिसर्च तो हमने कर ली, हमें पता भी चल गया, आगे क्या? तो जैसे कि आपने कहा कि एनसीपीडीपी ये जो फेलोशिप कर रहा है, इसका मतलब आप इसका इम्पोर्टेंस पूछ रहे हैं, राइट? जी। मुझे लगता है कि इस तरह की रिसर्च से बहुत सारे फायदे हैं। मतलब हो सकता है कि मैं एज अ फेलो बात कर रहा हूँ इसलिए ऐसा कह रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कई सारे मतलब मैंने खुद भी अपने जीवन में, ये जब मैं शिक्षा ग्रहण कर रहा था तो ऐसे कई सारे पहलू हैं जिनको नहीं छुआ था, और वाइल डूइंग रिसर्च में वो सारी चीजों को जान पा रहा हूँ, उसको समझ पा रहा हूँ। और विकलांग छात्र के जीवन में रिसर्च के टाइम मतलब एक टाइम आता है कि उसके बाद वो रिसर्च में कहता है कि मैं कैसे करूं यार। लाइक मैं अपनी बात करूं तो आई एम नॉट इन अ जॉब, बट वो रिसर्च के दौरान एनसीपीडीपी इकोनॉमिक सपोर्ट करता है विकलांगजन को। और एनसीपीडीपी ने ये देखा कि विकलांगजन अगर कहीं और जाके करेगा रिसर्च तो हो सकता है कि वो अपना कैपेबिलिटी में काम ना कर पाए। तो फॉर द फर्स्ट टाइम जावेद आबिदी फेलो के रूप में उन्होंने विकलांग बच्चे से कहा कि आप अपनी जगह पे करो। तो इसका बेनिफिट ये है कि विकलांगजन दूसरे विकलांगजनों की मूलभूत सुविधाओं को समझ पा रहा है। लाइक अगर मैं एजुकेशन पे काम कर रहा हूं तो
दूसरी जगह पे जब मैं जा रहा हूँ तो मुझे अलग अलग विकलांगताओं के बारे में भी पता चल रहा है। मेरे को पोलियो है, मैं नहीं समझ पा रहा था कि जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं उन वो कैसे किस स्थिति पे पहुंच सकते हैं। और हम सब फेलो एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। तो जो और वो भी अलग अलग विकलांगता से वो हैं, पीड़ित हैं। तो एक दूसरे के बारे में जो जानना है, ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा नॉलेज बूस्टर देता है। और आगे हम कैसे कर सकते हैं ये सब परिस्थितियां देखने के बावजूद, तो वहां एनसीपीडीपी हमें सपोर्ट करता है। लाइक डिजिटली मैं अपना पर्सनली बात करूं तो भले ही मैं लॉ ग्रेजुएट था, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में मेरा एक प्रॉब्लम रहा है शुरू से कि मेरे को डर लगता है, मतलब आज भी थोड़ा सा डर है कि मैं कंप्यूटर पे बैठ के गूगल डॉक्स पे काम करूंगा या वो चीजें लिखूंगा। तो मुझे पहले एक डर था, लेकिन एटलीस्ट वो फ्रेंडली बनाया। एनसीपीडीपी हमें हर पहलू पे सपोर्ट कर रहा होता है, हर जगह पे। और विकलांग बच्चे के जीवन में अलग अलग सिचुएशंस हैं, हर एक की अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। तो इट्स नॉट लाइक कि दे आर लिमिटेड टुवर्ड्स कि भाई हम आपको एक स्किल दे रहे हैं। स्किल देने के साथ साथ विकलांग क्या फील करता है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स, हमारे जो डायरेक्टर हैं अरमान सर, दे कंटिन्यूअसली सपोर्ट्स अस एंड दे टॉक टू अस इंडिविजुअली। वो फोन करके पूछते हैं। वो अगर किसी फेलो के फैमिली में भी प्रॉब्लम चल रहा है, तो अगर उनको लगता है कि उसको सपोर्ट की जरूरत है, तो वो फ्रीली पूछते हैं कि भाई यू कैन कॉल मी एनी टाइम और यू कैन शेयर विद मी एनीथिंग, आई एम देयर फॉर यू। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है जो कई सारे, मतलब मैं चाहता हूँ कि सारे डिसेबल्ड लोगों को इस तरह का सपोर्ट मिलना चाहिए, जो नहीं मिल पाता है क्योंकि वो उतना पॉसिबल नहीं है। और साथ ही साथ वो हमें होप देते हैं वो आगे जाने के लिए, जो आप कह रहे हैं ना कि चेंजेस कैसे आएंगे। तो वॉट एवर दे कैन डू, दे डू विजिट इन माई डिस्ट्रिक्ट। एनसीपीडीपी से एक टीम मेरे डिस्ट्रिक्ट में आती है और जो मेरी फाइंडिंग्स है उनको देखती है, मेरे यहाँ के अधिकारियों से मिलती है और उनको बताती है दैट दिस इज अवर फेलो, डू वर्क विद हिम। तो लाइक अगर मैं उन अधिकारियों से मिल पा रहा हूं तो उसमें उस एनसीपीडीपी का भी रोल है। और वो जो शिक्षा से रिलेटेड संबंधित अधिकारी हैं उनमें भी एक परिवर्तन आ रहा है कि नहीं भाई, हाँ ये चीजें होनी चाहिए। भले ही एज वो एजुकेशनल ऑफिसर या उस पोस्ट पे रहते हुए उनकी ये ड्यूटी थी कि उनको ये सारी चीजें जानना प्रायर था, कि पहले से ही उन्हें जानना चाहिए था कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट क्या है। लेकिन अगर वो नहीं भी जानते हैं तो मैं कहता हूं कि अब इस माध्यम के थ्रू वो जान रहे हैं कि हाँ भाई यार विकलांग बच्चों के अधिकार हैं, तो माइट भी अब वो डिफरेंट तरीके से उसमें रिएक्ट करेंगे। अभी हाल ही में हमने एक धरना प्रदर्शन किया अपने जिला स्तर पे, तो उसमें दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी आए, उसमें बेसिक शिक्षा अधिकारी आए, उन्होंने हमसे बात किया। हमने उन्हें लाइव एग्जांपल दिए, विकलांग बच्चे हमारे साथ बैठे हुए थे, हमने उनसे बात कराई कि सर ये कैसे जाएंगे स्कूल, इनका टीचर ये कह देता है कि तुम विजुअली इम्पेयर्ड हो, हमारे यहाँ जो ब्रेल में बुक्स नहीं है और तुम यहाँ नहीं पढ़ सकते। तो अब यहाँ बीएसए का तो इशू नहीं था, उस शिक्षक का एक प्रॉब्लम था, लेकिन उन्होंने हमारी बैठ के बात सुना, उन्होंने हमें समझा। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है मुझे लगता है, क्योंकि कई बार आपका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत बहुत गंदा रहा है। आप बात कर रहे होते हैं, वो कहते हैं ऐसा है निकलो, तो वो फ्रस्ट्रेशन भी क्रिएट होता है। लेकिन मुझे लगता है कि एनसीपीडीपी के सपोर्ट से हम उससे उबर पा रहे हैं और हमारा जो एक जो पूरी तरह से जो एक परिवर्तन लाने का कोशिश किया जा रहा है, तो वो पर्सनैलिटी में भी वो मुझे लगता है कि दिखता है कि उस बदलाव से। और वो हर जगह पे वो जो साथ है वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन हमें देता है। और मैंने खुद अपने को फेलोज में ये देखा है कि जो सारे के सारे को फेलोज हैं वो एकदम से बात करते हैं और वी आर होपफुल दैट थिंग्स विल चेंज। स्लोली चेंज होगा, लेकिन कई सारे विकलांगजन अभी मेरे को देखते हैं, वो कहते हैं कि भाई हाँ आप हमें भी साथ जोड़िए। उस धरने को देख में कुछ लोगों ने फेसबुक पे देखा तो वो भी साथ जुड़े। तो इस तरह से वो परिवर्तन लाने का कोशिश है। और आपके इस माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि और भी जो लोग विकलांगता में शिक्षा को सुगम्य बनाने के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सुगम बनाने के लिए हमसे जुड़ना चाहें या हमसे बात करना चाहें,
तो मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम का पोर्टल है ओम अमित यादव ADV। तो @ओम अमित यादव ADV, इस पे वो हमसे जुड़ सकते हैं और हमारा काम देख सकते हैं और कुछ हमें सिखा सकते हैं, कुछ हमसे सीख सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच अमित जी हमसे बात करने के लिए, और बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड इंसाइटफुल आपने अपनी चर्चा हमारे साथ की है और बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। आई होप रेडियो उड़ान के साथ आगे भी कुछ विकलांगता के विषयों पर चर्चा भविष्य में भी जारी रहेगी। और आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये मौका दिया हमारी बात सुनने का, और एटा जैसे छोटे से शहर की बात को बड़े स्टेज पर रखने के लिए, तो उसके लिए बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू सो मच। तो लिसनर्स, आज हमने बात की अमित जी से, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए फ्रॉम द डिसेबिलिटी पर्सपेक्टिव अपनी बात रखी, और बहुत ही कुछ सीखने को मिला। अगले सप्ताह भी किसी और जावेद अबीदी फेलो से मिलवाएंगे, किसी और रिसर्च पर बात होगी, किसी और टॉपिक के बारे में जानेंगे। कैसा लगा आपको शो, आप जरूर कमेंट करके बताइए। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस शो को फैलाएं, शेयर करें, और इसी तरह सुनते रहें रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। मुझे अपने दोस्त दानिश महाजन को दीजिए इजाजत। अगले सप्ताह होगी मुलाकात। नमस्कार। तुम क्या कर रहे हो? पेंटिंग बना रहा हूँ। वाओ, ये तो बहुत सुंदर है, पर तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? जब से डिसेबल्ड हुआ हूँ अपना टैलेंट दिखाने की अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही। मैं यही तो बताने आई थी। सिर्फ पेंटिंग ही नहीं, बल्कि कुकिंग, टेलरिंग, वर्ड प्रोसेसिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, ज्वेलरी मेकिंग, बेकिंग जैसी 42 कैटेगरीज में इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हो। वो कैसे? सार्थक और NAAI ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ओलंपिक स्किल कंपटीशन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, जिसमें आपको मौका मिलेगा अपना टैलेंट इंटरनेशनल लेवल पर दिखाने का। तो मुझे रजिस्टर कहाँ करना होगा? रजिस्ट्रेशन करने के लिए विजिट करें www.abilympicssindia.org। You can also call at 9899502660। थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन। मैं अभी जाके रजिस्टर करता हूँ। आ गया है अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट गोवा 2024। जी हाँ दोस्तों, गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने ऑफिशियली लॉन्च किया है इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा 2024 को। द ऑफिस ऑफ द स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज गवर्नमेंट ऑफ गोवा, द डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ गोवा और द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गर्व से एक सर्वोत्तम साझेदारी के तहत लेकर आए हैं एक ऐसा अनोखा त्योहार जो विकलांग व्यक्तियों के लिए बन जाएगा जश्न। तो आज ही अपने कैलेंडर में 8 जनवरी 2024 से 13 जनवरी 2024 तक की डेट्स मार्क कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही विजिट करें purplefest.goa.gov.in पर, और फोन नंबर है 9156321900। पणजी गोवा में होने वाले इस अविस्मरणीय अनुभव के लिए तैयार हो जाइए और बन जाइए हिस्सा इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा 2024 का।